Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is stone edge carving found in Aravali in Gurugram. तो जो स्टोन एज कार्विंग है ये पाया गया है अरावली के पास गुरुग्राम में, जानेंगे इसके बारे में। वेरियस पैलियोलिथिक पेंटिंग फाउंड इन द अरावली हिल्स एंड द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ स्टोन कार्विंग इन द बादशाहपुर एरिया हैज वाइडेंड द ट्रॉब ऑफ हिस्ट्री इन द गुरुग्राम रीजन। बहुत सारा जो पैलियोलिथिक पेंटिंग है जिसको पाया गया अरावली हिल्स पे और जो लेटेस्ट डिस्कवरी है स्टोन कार्विंग का बादशाहपुर एरिया से, इसने वाइडन कर दिया है ट्रॉब ऑफ हिस्ट्री को गुरुग्राम रीजन के लिए। इस फाइंडिंग के बारे में हम जान लें। The petroglyph discovered in the area include graffiti and hand and footprint of human and animal engraved on quartz rock। जो पेट्रोग्लिफ जिसको कि डिस्कवर किया गया इस एरिया में, यह इंक्लूड करता है ग्राफिटी और हैंड एंड फुटप्रिंट को ह्यूमन और एनिमल का, जिसको कि इनक्रेव किया गया है क्वार्टराइज रॉक पे। The Paleolithic era spanned from about 25 lakh years to 10,000 BP before the present. The carbon dating method that archaeologists use with 1950 treated as the base year। और जो पैलियोलिथिक एरा है वो स्पेंड करता है आपका 25 लाख ईयर से 10,000 बीपी तक, बिफोर द प्रेजेंट तक। जो कार्बन डेटिंग मार्केट है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने जिसके लिए यूज किया है 1950 को एक बेस ईयर के तौर पे। इट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ सरस्वती सिंधु प्री वैदिक एंड वैदिक सिविलाइजेशन। और ये एविडेंस प्रोवाइड करता है जो बिगिनिंग हुआ था आपका सरस्वती सिंधु प्री वैदिक और वैदिक सिविलाइजेशन का। Several tools and equipment like pebbles and flag-based tools used to make these petroglyphs were found at the site as well। अब बहुत सारा जो टूल्स और इक्विपमेंट है जैसे कि पेबल्स हो गया, फ्लैग बेस्ड टूल हो गया, जिसका उपयोग किया गया था तैयार करने के लिए पेट्रोग्लिफ्स को, ये पाए गए हैं इस साइट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरोपियन यूनियन सेटअप ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विद इंडिया। तो यूरोपियन यूनियन ने सेटअप किया है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल टीटीसी को इंडिया के साथ, तो जानेंगे इसके बारे में हम। द टीटीसी विद इंडिया इज द यूरोपियन यूनियन सेकंड सच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप आफ्टर द फर्स्ट वन विद द यूएस इन 2021। ये जो आपका ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है भारत के साथ, ये यूरोपियन यूनियन का सेकंड ऐसा टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। और पहला जो था इंडिया का इसका यूएस के साथ था जो कि 2021 में हुआ था। ये हम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के बारे में जान लें। According to Ministry of External Affairs, TTC is a strategic coordination mechanism that will allow both partners to tackle challenges at the nexus of trade, trusted technology and security। Ministry of External Affairs के अनुसार जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है ये एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है जो कि अलो करेगा दोनों ही पार्टनर को कि वो टैकल करे जो चैलेंजेस है नेक्सस को लेकर ट्रेड, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का। Under the TTC, 3 working groups on strategic technology, digital governance and digital connectivity, green and clean energy technology, trade, investment and resilience value chain have been established। और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के अंतर्गत जो 3 वर्किंग ग्रुप है कौन कौन से, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड रेसिलेंट वैल्यू चेन, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। The TTC will be co-chaired on the Indian side by the Ministry of External Affairs, Commerce and Industry, Communication, Electronic and IT। और जो TTC है इसको co-chair किया जाएगा इंडियन साइड से मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? It is expected to facilitate the exchange of critical technology relating to an array of domain, including artificial intelligence, quantum computing, semiconductor and cyber security। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फैसिलिटेट करेगा जो एक्सचेंज है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का, जो कि रिलेटेड है बहुत सारे डोमेन्स है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और साइबर सिक्योरिटी भी आता है। डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, और इससे क्या होगा और ज्यादा जो कोऑपरेशन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये डिपेंड होगा। ये आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं यूरोप और इंडिया के बीच का जो ट्रेड रिलेशन है, तो इंडिया जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप के साथ, जर्मनी $21.64 बिलियन, उसका स्विट्जरलैंड है $18.10 बिलियन, यूनाइटेड किंगडम 15.45, बेल्जियम 14.69 और नीदरलैंड $11.76 बिलियन। जो अब तक का टाइमलाइन है यूरोपियन यूनियन इंडिया रिलेशन का, जो की डेवलपमेंट हुआ तो आपको पता ही है। 1992 पे इंडिया और ईईसी स्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसका कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में 1994 में। तो पहला यूरोपियन यूनियन इंडियन समिट हुआ था जो कि आपका लिस्बन पोर्टुगल में हुआ था 2000 में। अपग्रेड किया गया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ड्यूरिंग 5th यूरोपियन यूनियन इंडियन समिट के दौरान 2004 में। 2012 में 12th यूरोपियन यूनियन इंडियन समिट हुआ। 2016 में रिजम्प किया गया रेगुलर समिट को, 13 यूरोपियन यूनियन समिट था। 2018 में यूरोपियन यूनियन अडॉप्ट किया न्यू स्ट्रेटेजिक को इंडिया के लिए, फोकस किया और ज्यादा पॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑपरेशन को लेकर। 2020 में 15 यूरोपियन इंडियन समिट हुआ जिसका फोकस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
5G के ऊपर। 2021 में यूरोपियन यूनियन इंडिया लीडरशिप मीटिंग हुआ जो कि पहला था ऑल सारे यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज निसार एंड इट्स मिशन। ये निसार है क्या और इसके मिशन के बारे में हम जानेंगे। तो पहले भी इस टॉपिक को कंसिडर कर रखा है हम लोगों ने, फिर से न्यूज में आया तो देखेंगे। Jointly developed by NASA and ISRO, an Earth observation satellite called NISAR, NASA-ISRO synthetic aperture radar, got a send-off ceremony at the American Space Agency Jet Propulsion Laboratory। जो निसार है आपका, इसको जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है नासा एंड इसरो के द्वारा। ये आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, नासा और इसरो मिलकर इसको डेवलप कर रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है निसार जो आपका नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसको सेंड ऑफ सेरेमनी इसका बनाया गया है अमेरिकन स्पेस एजेंसी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी पे। निसार ए सैटेलाइट कंसिस्ट ऑफ बोथ एल बैंड एंड एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR इंस्ट्रूमेंट विच मेक इट अ ड्यूअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है ये कंसिस्ट करता है दोनों ही एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट को, जो कि इसको ड्यूअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार सैटेलाइट बनाता है। While NASA has provided the L-band radar, GPS, a high-capacity solid-state recorder to store data and a payload data subsystem. ISRO has provided the H-band radar, GSLV launch system and spacecraft. NASA जो है वो प्रोवाइड कर रहा है L-band radar को, GPS को और हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर को, ताकि स्टोर किया जा सके डाटा को, पेलोड डाटा सब सिस्टम को। ISRO प्रोवाइड कर रहा है H-band radar, GSLV launch system और spacecraft को। It has a large 39-foot stationary antenna reflector made of gold-plated wire MESS. The reflector will be used to focus the radar signal emitted and received by the upward fading fish on the instrument sector. और इसमें जो है लार्ज 39 फुट का आपका स्टेशनरी एंटेना रिफ्लेक्टर होगा जो कि बना है आपका गोल्ड प्लेटेड वायर से। ये जो रिफ्लेक्टर है इसका उपयोग किया जाएगा फोकस करने के लिए रडार सिग्नल जिसको कि एमिट किया जा रहा है और रिसीव किया जाएगा अपवर्ड फेसिंग फीड के मदद से इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे प्रोसेस को। सार इंस्ट्रूमेंट का जो ओवरव्यू है, ये इंस्ट्रूमेंट सब सिस्टम है एल बैंड सार, एस बैंड सार जो कि इसरो का है, इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर और रडार एंटीना। ये आपका रडार एंटीना बूम हो गया, रडार एंटीना रिफ्लेक्टर हो गया, ये बूम में अटैच पॉइंट है, ये रडार एंटीना स्ट्रक्चर, SAR फीड अप, LSR फीड अप, SAR इलेक्ट्रॉनिक इनसाइड, ये सारा है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये GPS यूनिट और सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर के साथ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेव वेटलैंड कैंपेन। PIB के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम जानेंगे जो सेव वेटलैंड कैंपेन चलाया गया था, क्यों और क्या कहां पे, इस कैंपेन के बारे में सब समझेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च दी सेव वेटलैंड कैंपेन। तो किसने लॉन्च किया सबसे पहले, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था सेव वेटलैंड कैंपेन को। नंदा लेक इन गोवा इज फर्स्ट रामसर साइट, और जो आपका नंदा लेक है गोवा का वो पहला रामसर साइट है। इस कैंपेन के बारे में हम जान ले, इसका अप्रोच क्या है। दिस कैंपेन इज स्ट्रक्चर ऑन ए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन, इनेबलिंग अफर्मेटिव एक्शन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन ऑफ ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी एंड इन्वॉल्विंग ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। ये जो कैंपेन है ये स्ट्रक्चर करता है पूरे सोसाइटी को। इसका जो अप्रोच है वेटलैंड कंजर्वेशन को उसके लिए ये इनेबल करता है अफर्मेटिव एक्शन को वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए हर एक लेवल में सोसाइटी के, जो कि इन्वॉल्व करता है सारे स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को। मकसद क्या है इस कैंपेन का, ओवर द नेक्स्ट 1 year द कैंपेन विल इंक्लूड सेंसिटाइजिंग पीपल टू द वैल्यू ऑफ वेटलैंड, इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ वेटलैंड मित्रज एंड बिल्डिंग सिटीजन पार्टनरशिप फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। और नेक्स्ट 1 year के अंदर ये जो कैंपेन है ये इंक्लूड करेगा कि सेंसिटाइज किया जाए पीपल को, जो वैल्यू है वेटलैंड का वो बताया जाए, इंक्रीज किया जाए जो कवरेज है वेटलैंड मित्रज का, और बिल्ड किया जाए सिटीजन पार्टनरशिप को वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। मिशन सहभागिता के बारे में भी हम जान लें। लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2022, इट एम्स टू इफेक्टिवली मैनेज द नेटवर्क ऑफ 25 वेटलैंड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। जो मिशन सहभागिता है इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2022 पे। कब लॉन्च किया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इसका मकसद है इफेक्टिवली मैनेज करना जो नेटवर्क है 25 वेटलैंड का नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का। तो क्या इसका मकसद है ये भी पता चलिए आपको। इसके अलावा जो अलग और भी जो इनिशिएटिव है जैसे कि अमृत धरोहर हो गया, मिस्टी हो गया, PM प्रणाम हो गया, ग्रीन क्रेडिट एंड ग्रीन ग्रोथ अलाइन विथ मिशन लाइफ, ये सारे इनिशिएटिव हो गए इसी के लिए। वेटलैंड के बारे में हम जान लें तो वेटलैंड आर दोज एरिया वेयर द सॉइल इज कवर्ड विथ वाटर और कैन बी प्रेजेंट नियर द ग्राउंड थ्रू आउट ईयर। वेटलैंड जो है वो ऐसे एरिया है जहाँ पे सॉइल जो है वो कवर्ड होता है वाटर से या प्रेजेंट होता है नियर ग्राउंड में सालों भर। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे को ऑब्जर्व किया जाता है 2 फरवरी को हर एक साल पूरे विश्व में, ताकि कॉमरेट किया जाए जो साइन किया गया था रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को 1971 में। इंडिया हैज बीन अ पार्टी ऑफ कन्वेंशन सिंस 1982 एंड हैज सो फार डिक्लेयर 75 वेटलैंड एट रामसर साइट कवरिंग 23 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। और इंडिया जो है वो पार्टी है सबसे पहला बात तो कन्वेंशन का, रामसर कन्वेंशन का 1982 से, और अभी तक 75 वेटलैंड भारत ने डिक्लेयर किया है रामसर साइट के अंतर्गत, जो कि कवर करता है 23 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजस्थान प्लान डू फॉर डॉल्फिन एंड राइनो इनसाइड भारतपुर सेंचुरी। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने प्लान किया है
जू तैयार करेंगे वो डॉल्फिन के लिए और राइनो के लिए भारतपुर सेंचुरी के अंदर ही। तो जानेंगे इसके बारे में। डायरेक्ट भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो सेंचुरी है कहाँ पे है। राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट ए जू इनसाइड कोलाडियो नेशनल पार्क, a World Heritage Site popularly known as Bharatpur Bird Sanctuary, to display a range of wetland species including rhino, water buffalo, crocus, dolphin and exotic species। जो राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रपोज किया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे एक जू को जो कि आपका किलोडियो नेशनल पार्क में होगा, जो कि आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको पॉपुलरली हम भारतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, ताकि डिस्प्ले किया जा सके बहुत सारे जो रेंज है वेटलैंड स्पीसीज का, जिसमें कि राइनो, वाटर बुफेलो, क्रॉक्स, डॉल्फिन, एक्सोटिक स्पीसीज भी आता है। जरूरत ऐसा क्यों पड़ा? द पर्पस ऑफ दिस जू इज टू रिजुविनेट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कोलाडियो नेशनल पार्क, देयर बाय बूस्टिंग इट आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। पर्पस इस जू का रिजुविनेट किया जा सके बायोडाइवर्सिटी को कोलाडियो नेशनल पार्क का, और बूस्ट किया जा सके आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को। जो एजेंट्स फ्रेंचाइज डेवलपमेंट एएफडी ओवरसीज डेवलपमेंट आर्म है फ्रेंच गवर्नमेंट का, वो तैयार हो गया है कि वो फंड करेंगे 1200 करोड़ रुपीज 8 ईयर्स के अंदर इस पर्पस के लिए। फीचर्स इसका क्या है? जो ब्रीडिंग और री इंट्रोडक्शन सेंटर होगा लोकली एक्सटिंक्ट स्पीसीज के लिए, जैसे कि ऑटर्स, फिशिंग कैट, ब्लैक बैक, हॉग डियर एक्सेट्रा। ये कलेक्टर प्रोविजन होगा और एग्जिबिट किया जाएगा टूरिस्ट के लिए। जो एक एक्वेरियम होगा इंडाइजेनस स्पीसीज के लिए, जैसे कि गैंगेटिक डॉल्फिन, क्रोकोडाइल। इनक्लोजर होगा डिस्प्ले करने के लिए लार्ज वेटलैंड स्पीसीज को, जैसे कि इंडियन राइनो, वाटर बुफेलो, बारहसिंगा, स्वाम डियर को। और एवियरी, रेप्टाइल हाउस और वेटनरी केयर फैसिलिटी भी वहां पर होगा। ये आप देख सकते हैं। जो भारतपुर सेंचुरी आपका कहाँ पे सिचुएटेड है राजस्थान का, और किलोडियो नेशनल पार्क की बात आया तो वो भी कहाँ सिचुएटेड है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम रोल्स आउट 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इन 11 स्टेट यूटी। पीएम ने रोल आउट किया है 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को 11 स्टेट और यूटी के लिए। तो पहले भी इस टॉपिक को कंसीडर कर रखा हम लोगों ने, फिर से आया तो जानेंगे। पेट्रोल ब्लेंडेड विद 20% इथेनॉल वाज रोल्ड आउट एट सेलेक्ट पेट्रोल पंप इन 11 स्टेट एंड यूटी एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू इंक्रीज द यूज ऑफ बायोफ्यूल टू कट एमिशन एज वेल एज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज ड्रैमिंग इंपोर्ट। जो पेट्रोल जिसको जो ब्लेंड किया गया है 20% इथेनॉल के साथ, इसको रोल्ड आउट किया गया है सिलेक्टेड पेट्रोल पंप में 11 स्टेट और यूटी के। ये आपका प्रोग्राम पार्ट है इंक्रीज करने के लिए जो उपयोग है बायोफ्यूल का, ताकि कट किया जा सके एमिशन को और साथ साथ डिपेंडेंस को फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। बैकग्राउंड किसको हम समझते हैं? एट प्रेजेंट 10% इथेनॉल इज ब्लेंडेड इन पेट्रोल, 10% इथेनॉल 90% पेट्रोल, एंड द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू डबल द क्वांटिटी बाय 2025 एडवांस बाय 5 ईयर। अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है? 10% इथेनॉल जो है इसको ब्लेंड किया जा रहा है पेट्रोल के साथ, मतलब है कि 10% इथेनॉल होगा, 90% पेट्रोल होगा। इस गवर्नमेंट जो है वो आशा करी कि वो डबल कर देगी इस क्वांटिटी को 2025 तक, जो कि एडवांस है 5 ईयर, जो पहले 2030 का टारगेट था, 2025 तक की गवर्नमेंट इसको कर लेगी। इथेनॉल ब्लेंडेड इन पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 5% इन 2014 to 10% and now progressing toward 20% blending। जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल पे, इसको 5% जो था 2014 में बढ़ा के 10% कर दिया गया है, और अब जो है प्रोग्रेस 20% ब्लेंडिंग की ओर चल रहा है। पीएम लॉन्च द हायर 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 एट द इंडिया एनर्जी वीक 2023 2 months ahead of the planned rollout। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था हायर 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 को इंडिया एनर्जी वीक 2023 के दौरान, जो कि 2 मंथ अहेड था प्लान रोल आउट के। सिग्निफिकेंस क्या है इस रोल आउट का E20 का? इंडिया करेंटली 85% द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड इंपोर्टर, डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट फॉर मीटिंग इट ऑयल नीड। इंडिया जो है करेंटली 85% जो है वर्ल्ड का जो तीसरा लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर और इंपोर्टर भी है। इसका जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर पूरा करने के लिए अपने ऑयल के नीड को बहुत ज्यादा है। द यूज ऑफ इथेनॉल विल कट इट इंपोर्ट एंड सेव फॉरेक्स। India had spent $120.7 billion on the import of crude oil in 2021-22 fiscal. In this current fiscal, $125 billion have been spent in the first 9 months, April to December alone। जो यूज है इथेनॉल का ये कम करेगा जो हमारा इंपोर्ट है उसको, और बचाएगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व को। इंडिया ने स्पेंड किया $120.7 बिलियन एक्सपोर्ट करने के लिए क्रूड ऑयल को 2021-22 के फिजिकल पे, और करंट फिजिकल पे $125 बिलियन इंडिया ने स्पेंड किया है फर्स्ट 9 मंथ में ही, अप्रैल से दिसंबर के समय पे। द यूज ऑफ इथेनॉल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन एज वेल एज ब्रोकन राइस एंड अदर एग्री प्रोड्यूस विल ऑल्सो बी ए बूस्ट। जो उपयोग है इथेनॉल जिसको कि एक्सट्रैक्ट किया गया शुगर केन से या ब्रोकन राइस से या एग्री प्रोड्यूस से, ये भी इसको बूस्ट करेगा। Also, it cut carbon emission, estimated reduction of CO2 emission by about 50% in two-wheeler and about 30% in four-wheeler compared to E0। और जो आपका ये कम करेगा कार्बन एमिशन को भी, एस्टिमेट जो किया गया है कि जो रिडक्शन होगा CO के एमिशन का वो 50% होगा टू व्हीलर के केस में, और 30% हो जाएगा आई मीन फोर व्हीलर के केस में, अगर हम कंपेयर करें पुराने वाले से। तो ये काफी ज्यादा उपयोगी हो गया इस कारण। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.